इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। रात के सन्नाटे में जीप और ट्रक के इंजनों की तेज गुर्राहटें गूंजी और हेडलैम्प्स की रोशनी में नए सफर का आगाज हो गया। सफर की इब्तिदा खामोशी से हुई, फिर इस सकूत को अव्वल खान की आवाज ने तोड़ा। इससे होने वाली आखिरी गुफ्तगू के बाद तुम्हारी क्या राय है? पहले फैसले पर कायम हो या इसमें कोई तब्दीली आई है? उसकी आवाज गंभीर और पुरतशवीश थी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खमर तशद्दुद के नतीजे में वो खासी जिस्मानी तोड़फोड़ का शिकार हुआ है, मगर उसका ज़हन अब भी काम कर रहा है। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद जवाब दिया, हमें बेहतरीन तवक्कात के साथ बदतरीन हालात का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हैदराबाद से मीरपुर खास के दरमियान सफर के दौरान में भी वो कुछ न कुछ सोचता रहेगा। बदतरीन हालात का हवाला देकर तुम क्या कहना चाह रहे हो? वीरा ने मेरी बात काट कर पूछा। जरूरी नहीं कि मीरपुर खास में हमें दोस्ताना माहौल मिले, वहां कोई नया फसाद खड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सुल्तान शाह की सलामती बल्कि जिंदगी के लिए भी खतरात पैदा हो सकते हैं। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर कहा, मुराद के आदमी सुल्तान शाह को बिला वजह अपने साथ लिए नहीं फिर रहे। वो इसे मारना चाहते तो GR की तरह हैदराबाद ही में ठिकाने लगा सकते थे। इनकी सफाकी और सर्दमहरी का एक सबूत हमारे सामने आ चुका है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। अव्वल खान ने राय दी, इन्होंने किसी मकसद के लिए इसे जिंदा रखा हुआ है। सुल्तान शाह बहुत मजबूत आदमी है, अभी तक उसने तशद्दुद सहकर अपनी जुबान बंद रखी हुई है, इसलिए जिंदा है। वो लोग जानना चाह रहे होंगे कि उसे सहरा के लावारिस दफ्तर से क्या दिलचस्पी थी। और अब तो मुराद ने खुद ही अपने आदमियों को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि वो खुद मुसीबत में घिरा हुआ है और इसे सुल्तान शाह के बदले ही आज़ादी मिल सकती है। इसे इन लोगों के कब्जे में गए हुए काफी वक्त गुजर चुका है। गजाला की आवाज से परेशानी मुतरश्शिद थी। इन्होंने अब तक इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया होगा। ऐसे कामों में यह सब होता ही रहता है। वीरा की आवाज उभरी। लड़ाई में आदमी पर बुरा वक्त आता है तो छट्टी का दूध तक याद आने लगता है। यही देख लो कि जरा सी देर में हमने मुराद जरीफ को किस हाल में पहुंचा दिया है। गनीमत यह है कि सुल्तान शाह अभी तक जिंदा है और मुराद जरीफ का पैगाम पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी को लाहक मजीद खतरात टल चुके। उसने बताया है कि सुल्तान शाह मीरपुर खास में नहीं है, कृष्ण कुमार उसे कहीं आगे ले गया है। गजाला के जहन में वसवसे मुसलसल सर उभार रहे थे। हमारे पहुंचने तक भी कृष्ण कुमार न मिल सका या वापस न आया तो क्या होगा? यह सवाल कबल इस वक्त है। मीरपुर खास पहुंचने के बाद ही इसका कोई जवाब तलाश किया जा सकेगा। जीप में एक मरतबा फिर खामोशी छा गई। रात के सन्नाटे में बस इंजनों की आवाजें गूंजती रह गई थी। इस वक्त तक जो शवाहिद हमारे सामने आए थे, इनकी रोशनी में मुराद जरीफ ही सबसे अहम मुजरिम नजर आ रहा था। इसने अपनी सहरा नामी NGO की कारकर्दगी के बारे में रिपोर्टें वगैरह भेज कर अमेरिका में बैठे हुए फोर्ड फाउंडेशन के आम लोगों की नजरों में अपना एक मकाम पैदा कर लिया था। अमेरिकियों से मदद और ताउन की हद से बड़ी हुई ख्वाहिशात की वजह से मुराद जरीफ फाउंडेशन में बैठे हुए इन एजेंटों के लिए काम का आदमी था, जो पाकिस्तान में अपनी साजिशों की आबियारी के लिए हर वक्त वफादार मोहरों की तलाश में रहते हैं। इसकी यक तरफा खतों किताबत का कोई जवाब न देकर वो इसकी आतिश चौक को भड़काते रहे और जब उन्होंने ये देख लिया कि पाकिस्तान के खुसूसी हालात में सफ़ेद पाम अमरीकी एजेंट बजाते खुद कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकते और ऐसी कोशिशों में मुंह की खाकर जहन्नुम वासिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमरीकी सफारतकारों को भी खिफत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने अकरम इलाही और मकबूल चौधरी के फ्रीडम इंटरनेशनल के जरिए वो मिशन मुराद जरीफ को सौंपने का फैसला कर लिया। मुराद जरीफ इनका कलीदी मोहरा था। फोर्ड फाउंडेशन वाले खुद पस मंजर में रहे और उन्होंने फ्रीडम इंटरनेशनल के जरिए मुराद जरीफ पर अपनी माली नवाजियात की बारिश कर दी। उसे अकरम इलाही और मकबूल चौधरी माली वसाइल मुहैया कर रहे थे। फिक्री मवाद की फराहमी के लिए फोर्ड फाउंडेशन वालों ने अक्लो फहम से आरी इन 4 पाकिस्तानियों को मुराद जरीफ की मदद पर मामूर कर दिया था, जो तालीम या मुलाजमत के सिलसिले में बरसों अमेरिका में रहे थे और शायद अमेरिकी खुफिया इदारों ने कड़ी जांच पड़ताल के बाद हजारों की भीड़ में से इनका इंतखाब किया था। तवक्का ये थी कि चमन अली और गोपाल चंद की तरह बकिया दोनों अफराद भी नाम निहाद तालीम याफ्ता होंगे, जो आलमी बरादरी, मुकम्मल आज़ादी और बकाए बाहमी के बुलंद बांग अमरीकी नारों से मरऊब होकर अपनी जड़ों को फरामोश कर चुके होंगे। ऐसे लोग किसी भी बदनीयती या बेईमानी के बगैर पूरे खलूस से ये यकीन रखते हैं कि इस कुर्राए अर्ज पर नस्ल इंसानी की
बहबूद बल्कि बका का तमाम तर दारोमदार इस एक नुक्ते में पनाह है कि अमरीकियों के फ़लसफ़ा हयात को न सिर्फ अपनाया जाए बल्कि इसके फ़रोग के लिए भी काम किया जाए। इस दो तरफा आनत के बाद मुराद ज़रीफ इस काबिल था कि अकरम इलाही के ज़रिए मिलने वाले मिशन को पूरे ज़ोर शोर से आगे बढ़ा सके। इसके अज़ाइम की झलक तज़ादात में मिलती थी। एक तरफ वो चमन अली जैसे रोशन ख्याल और आसूदा हाल शहरी की तहरीरों से फैज़ उठा रहा था और कमोबेश इसी काबिलियत वाले गोपाल चंद के मकान में ऐश कर रहा था, तो दूसरी तरफ धनी राम जैसा मुसल्लमा दहशतगर्द इसके आदमियों में शामिल था। माइक्रो सेंटर के बाहर होने वाले तसादुम में जब धनी राम अव्वल खान की राइफल से निकली हुई गोलियों का निशाना बना तो मुझे कलक हुआ था कि एक जीता जागता इंसान यूं बेदर्दी से मारा गया। मगर जब हामिद ने मरने वाले के बारे में खोज निकाला तो पता चला कि धनी राम इससे भी ज्यादा इबरतनाक मौत का मुस्तहिक था। चमन अली और गोपाल चंद के बरक्स वो एक पेशावर कातिल और डकैत था जो नवाब शाह की एक वडेरे की हवेली में डकैती और 7 अफराद के कत्ल की लर्जा खेज वारदात में पुलिस को मतलूब था और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया हुआ था। वो रूस जैसे न जाने कितने मुजरिम मुराद ज़रीफ के लिए काम कर रहे थे। मुराद ज़रीफ खुद भी मुझे ज़हीन नजर आया था। वो इन लोगों में से नहीं था जो आसानी से दूसरों की बालादस्ती कबूल कर लेते हैं। वो अकरम इलाही और मकबूल चौधरी से जरूर मरऊब था क्योंकि बज़ाहिर वही दोनों इसके अन्नदाता थे। इनकी तवज्जो से मुराद के दिन फिरे थे, लेकिन वो किसी और को खातिर में लाने वाला नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि मीरपुर खास में भी सहरा के कारकुनों और इनकी कार्रवाइयों पर मुराद का मुकम्मल कंट्रोल था। अव्वल तो कृष्ण कुमार का वजूद ही मुश्तबा था और अगर वो वाकई कोई शोरा पुष्ट था तो मुराद का तरखादार, वफादार और माहतहत था जो इसके हुक्म के बगैर सुल्तान शाह को मीरपुर खास से निकाल कर कहीं नहीं ले जा सकता था। वो मुराद ज़रीफ की मुकम्मल हिस्ट्री शीट थी जो दौरान सफ़र किसी फिल्म की तरह मेरे ज़हन के पर्दे पर चलती रही और मैं सिगरेट के कश लगाता खामोशी से उसके एक एक हिस्से पर गौर करता रहा। इब्तदाई तौर पर मैंने वीरा और गजाला का दिल रखने के लिए मीरपुर जाने पर आमादगी जाहिर की थी। मेरा पहला नजरिया यह था कि मुराद ज़रीफ हम लोगों को हर कीमत पर अपने मजबूत गढ़ में ले जाना चाहता है ताकि वहां अपने आदमियों की ताकत के बल पर हमारे चुंगल से निकलने की कोशिश कर सके। लेकिन इसकी हिस्ट्री शीट पर गौर करने के बाद मैंने अपनी राय तब्दील कर ली थी। कराची से निकलते हुए हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमें सुल्तान शाह की बाजियाबी के लिए हैदराबाद से भी आगे का सफर इख्तियार करना होगा। मगर फिर भी अव्वल खान ने एहतियातन अपने साथ 10 अफराद के मुसल्ला और तरबियत याफ्ता नफरी ले ली थी जो मुजरमों से किसी बड़े से बड़े मुकाबले के लिए भी काफी हद तक तैयार थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुराद ने मीरपुर खास पहुंचने के बाद कोई गंदी चाल चलने की कोशिश की तो किसी कुमक के बगैर STF की नफरी को इस्तेमाल करके सहरा के दफ्तर को तख्तो ताराज कर दिया जाएगा। मैं अपनी सोचों में गुम था। मेरे हम सफर भी अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। सफर बहुत तवील नहीं था मगर मेरा ख्याल था कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से हमारी रफ्तार खासी सुस्त थी। इतनी रात गई सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। सड़क के इतराफ में कहीं कहीं धुंधलाई हुई रोशनियों के झुंड छोटी छोटी आबादियों की मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे। रोशनी की सहूलत से महरूम ना जाने कितने ही तीरा और तार गांव रात के गहरे अंधेरे में यूं छुप कर रह गए थे कि हमें इनके वजूद का एहसास तक न हो सका। हैदराबाद से तकरीबन 1 घंटे या इससे कुछ कम मुसाफत पर पहली बड़ी आबादी के रोशन मगर ख्वाबीदा आसार नजर आए। मैंने इन इतराफ में सफर नहीं किया था। अव्वल खान ने बताया कि वो टंडूवाला यार की आबादी थी। वहां रहने वाले इसे छोटे से शहर का दर्जा देते हैं मगर दर हकीकत वो किसी शहर से बहुत छोटा और गांव से बड़ा इलाका है जहां रोजगार के बेशतर ज़राए ज़रात और गल्लाबानी से वाबस्ता है। चूंकि वहां खासी आबादी है इसलिए आबादी की ज़रूरियात पूरा करने वाले दूसरे कारोबार भी दही अंदाज में चलाए जाते हैं। शायद हम अपनी मंजिल का आधा सफर तय कर चुके हैं। पिछली नशिस्त से वीरा की उकताई हुई आवाज आई, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। अव्वल खान ने उसकी तायद की। हम खासी रात गए वहां पहुंचेंगे। रात तो गुजर ही गई, ये कहो कि सुबह सवेरे पहुंचेंगे। वीरा खामोशी से उकताई हुई थी। अंग्रेजी हिसाब से तो रात के 12 बजे के बाद ही सुबह हो जाती है। अव्वल खान ने उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मशरिक में सुबह का आगाज तलुए आफ्ताब ही से होता है। मगरिब में भी ये तसव्वुर सिर्फ वक्त की पामाइश तक महदूद है। अमलन वहां भी दिन सूरज नजर आने के बाद शुरू होता है। वीरा ने वजाहत की, रात के 2 बजे हर माकूल शख्स गहरी नींद सोता हुआ मिलेगा। पता नहीं सुल्तान शाह किस हाल में होगा। गजाला बुड़बुड़ाई, मुझे उसकी फिक्र खाए जा रही है। मेरा दिल कह रहा है कि मीरपुर खास में सुल्तान शाह मिले या ना मिले उसका सुराग जरूर मिल जाएगा।
ये कैसे कलमात मुंह से निकाल रही हो? गजाला ने वीरा की राय जनी पर एहतजाज किया। इसके लिए और कुछ नहीं कह सकती तो कम अज कम तवक्का तो अच्छी रखो। मैं इस बेचारे के लिए तुमसे ज्यादा फिक्रमंद हूं। हम हकाइक से मुंह नहीं मोड़ सकते। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन देकर तूफान को नहीं डाला जा सकता। तो क्या तुम्हें मुराद की कहानी पर पूरा यकीन है? गजाला की मुस्तफसराना आवाज से सदमा झलक रहा था। इस पर शुबा करने की कोई वजह नहीं नजर आती। वो बहुत बुरी तरह हमारे चुंगल में फंसा हुआ है और जानता है कि हम उसे चीर कर इसका जोड़ जोड़ खोल सकते हैं। यानी बिला वजह इसकी बातों से बदगुमान है। तो मेरी बात लिख लो, वो झूठ बोलता है। कृष्ण कुमार के रूप में उसने अपने बचाव के लिए कुर्बानी का एक बकरा सामने लाया है। वो समझ रहा है कि इस तरह वो अपनी गर्दन बचाने में कामयाब हो जाएगा। ये तुम कोई नई बात कह रहे हो? अव्वल खान ने चौंक कर कहा। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बातों की गुत्थियां खुलती चली जा रही हैं। मैं वही जानना चाहता हूं कि अब तुम क्या सोच रहे हो। अव्वल खान ने मेरी बात काट दी। इसने हमें यह तासुर दिया है कि कृष्ण कुमार उसका आदमी नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से काम करता है। दूसरी तरफ ये नुक्ता ज़हन में रखो कि वो हमें फौजी समझ रहा है। बात खुद ब खुद खुल जाती है। तुम्हारे लिए खुल गई होगी, मेरी समझ में खाक भी नहीं आया। वीरा बोली। उसने खुद एतराफ किया था कि नया चोर में कृष्ण कुमार बागियों की तरबियत के लिए नीम जंगी कैंप चला रहा है। अगर हम फौजी हैं तो मामला सुल्तान शाह की बाजियाबी पर खत्म नहीं होगा, बात नया चोर तक जाएगी। मुराद सारा बोझ बार कृष्ण कुमार के कंधों पर डालकर अभी से खुद को अलग थलग रखने का इरादा कर चुका है। यह बात समझ में आती है? अव्वल खान की पुरख्याल आवाज उभरी। पहले के मुकाबले में अब तुम्हारी बात करीने कयास नजर आ रही है, वीरा ने कहा। वो वाकई बहुत मक्कार है, अपने लिए हर रास्ता खुला रखना चाह रहा है। कृष्ण कुमार को फंसा कर खुद बच गया तो मजे में रहेगा। यह दाव कारआमद साबित ना हुआ तो सरहद पार भाग जाएगा। बस इसे एक मौका मिलने की देर है। हमारी मजबूरी यह है कि सुल्तान शाह की आज़ादी तक हम उसकी किसी बात को चैलेंज नहीं कर सकते। जो कुछ वो कह रहा है मानते चले आ रहे हैं। हमारे पास उसकी बातों की तस्दीक का कोई मुतबादिल जरिया नहीं है। मैं इस बारे में सोच चुका हूँ। मीरपुर खास की हदूद में दाखिल होने से पहले हम कुछ न कुछ मालूम कर चुके होंगे। मुराद को आज़ादी से अपना खेल खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अपने इस फैसले में तुम हम में से किसी को शरीक नहीं करोगे? अव्वल खान ने पूछा। हम सब ही इसमें शरीक होंगे। अहम तरीन किरदार बख्शिल अदा करेगा। ओह! अव्वल खान चौंक पड़ा। क्या इसलिए कोई सिंधी है? हमारी सारी नफरी सादा लिबास में है। तुम्हारे आदमी हथियार अलग रखते तो कोई इन पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर सकता। बख्शिल पैदाइशी सिंधी है, मकामी जुबान और रसूम रवाज से मुकम्मल वाकफियत रखता है। हम बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं होंगे, बाहर पड़ाव करेंगे। बख्शिल एक आदमी को साथ लेकर शहर में जाएगा। हम मुराद से सहरा के दफ्तर और उसके आदमियों के पते हासिल करेंगे। बख्शिल आसानी से सुराग लगा लेगा कि कृष्ण कुमार और सुल्तान शाह के बारे में मुराद की बनाई हुई कहानी में कितनी सदाकत है। इसकी हासिल की हुई मालूमात की रोशनी में हम पेशकदमी करेंगे। तुम सारे रास्ते खामोश बैठे हुए थे। वीरा की तंज भरी आवाज गूंजी। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी खोपड़ी में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी और आखिर में तुम कोई ना कोई नया गुल जरूर खिलाओगे। अव्वल खान बेसाख्ता हंसी के दौरान बोला। खुद गौर खोज से घबराती हो, यानी सबकी भलाई के लिए ये नेक काम करता है तो तुम बिला वजह इस पर गुर्राने लगती हो या आंखें दिखाने लगती हो? मुझे इसके सोचने पर नहीं, घुनेपन पर गुस्सा आता है। किसी को एतमाद में लिए बगैर बस खामोशी से सोचना शुरू कर देता है। उदास और बोझल माहौल के बावजूद अव्वल खान अपना कहका न रोक सका। वीरा की बात अधूरी रह गई। वो कह रहा था, ये तुमसे किसने कह दिया कि बुलंद आवाज में भी सोचा जा सकता है? मेरी बात मत पकड़ो। मज़ाक़ उड़ाए जाने पर वीरा चिढ़ गई। यानी कि दिमाग में कोई नुक्ता आता है तो ये खामोशी से इसे अपने ही जहन में घुमाता और नतीजे अखज़ करना शुरू कर देता है। माकूल रास्ता इख्तियार नहीं करता। माकूल रास्ता तुम किसे कहती हो? गजाला भी इस बहस में शामिल होगी। आदमी के जहन में कोई नई बात आती है तो वो दूसरों से इसका जिक्र करता है। ख्यालात का तबादला होता है और आखिरकार सब एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होता। अक्सर यही होता है। मैंने इसरार किया। कभी कभी बाज बातें अचानक सूझती हैं, इन पर तबादला ख्याल की गुंजाइश नहीं होती। मुझे एकदम ही ख्याल आया कि बख्शिल के लिए ये इलाका अजनबी नहीं है, वो हमारे काम आ सकता है। बख्शिल की रह की कार आमद साबित होगी। अव्वल खान ने संजीदगी से कहा। बख्शिल ज़हीन और मेहनती आदमी है। वो किसी को शुबे का मौका दिए बगैर बहुत कुछ मालूम कर लेगा। इस तरह हमें मुराद के सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर बतौर खास वीरा से मुखातिब होकर कहा, जहन पर किसी का इख्तियार नहीं होता। अब मेरे जहन में एक नया खतरा सा उभर रहा है। मुराद ने अपने आदमियों को मीरपुर खास पहुंचने की इत्तला दे दी है। ऐसा ना हो कि वो लोग हथियारों से लैस होकर हैदराबाद से मीरपुर खास में दाखिले के रास्ते की निगरानी कर रहे हो। इस अंदेशे में जान है। वीरा ने इस्तरारी लहजे में मेरी बात काट दी। अंधेरे में सड़क के दोनों इतराफ में छुपे हुए लोगों ने हम पर अचानक फायर खोल दिया।
तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। डैनी ने सिर्फ एक खदशा जाहिर किया। अव्वल खान ने कहा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि डैनी की जुबान काली है, ये जो कुछ कह देता है वो होकर रहता है। वीरन तेजी से कहा, कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे हमारे दुश्मन डैनी से मशवरा करके अपनी मंसूबाबंदी करते हो। कभी कभी तुम डैनी की तरफ से बहुत बदगुमान हो जाती हो। अव्वल खान हंस कर रह गया। अब एक शोशा छोड़कर खामोश क्यों हो गए? गजाला ने इस्तराब के साथ मुझे टोका। माकूल रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो वीरा क्या कहती है, मैं तुमसे 100% मुत्तफिक हूं। हम बेखबरी में मारे जा सकते हैं। वीरा बोली, अब तुम बेखबरी का उज़र पेश नहीं कर सकती। मैंने अपना अंदेशा जाहिर कर दिया है। इसके आदमी निगरानी जरूर कर सकते हैं, मगर हमसे अंधाधुंध तसादुम का खतरा मोल नहीं लेंगे। अव्वल खान ने पुरख्याल लहजे में कहा, हमारी तरफ से किसी इंतहाई जवाबी कार्रवाई का खौफ इन्हें ऐसे इकदाम से रोके रखेगा। मायूस दुश्मन सब कुछ कर गुजरता है। मैं खून रेजी की बू सूंघ रही हूं। अपनी नाक का इलाज करवाओ, मैंने तमस्खुराना अंदाज में कहा। तुम्हारी अकल पर जरूरत से ज्यादा बाल उगे हुए हैं, इसलिए तुम उजले से फैसले कर गुजरती हो। अव्वल खान सही समझ में सोच रहा है। तुम कौन सी इंतहाई कार्रवाई कर सकते हो? इनकी गोलियों का जवाब गोलियों ही से दोगे ना, बमबारी तो नहीं कर सकते। वक्त गुजारने के लिए बातों में मसरूफ रहना बेहतरीन शुगल था, और वैसे भी इस वक्त वीरा को सुलगाने में लुत्फ आ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि अव्वल खान पूरी तैयारी के साथ स्टेशन 4 से निकला है। ट्रक के पिछले हिस्से में दस्ती बमों से भरा हुआ क्रेट मौजूद है। हम जरूरत पड़ने पर इनके इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। जब तुम इस हद तक जाने पर तुले हुए हो तो फिर कुछ सोचना समझना बेसूद है। वो जरा सी देर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हरीफ को वाज़े बरतरी हासिल हो तो बड़े बड़े सुरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। तुम उकता कर फरार की राह इख्तियार कर रही हो। मसाइल इतनी आसानी से हल नहीं हुआ करते। अव्वल खान को वीरा की बेचारगी पर रहम आ गया। उसने कहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो हमारा रास्ता काटने की जुर्रत नहीं करेंगे। इन्हें मालूम है कि मुराद हमारी कैद में है। इनकी तरफ से जरा भी गड़बड़ हुई तो हम इसे मार देंगे। इनके पास सुल्तान शाह है, जवाब में वो इसे भी मार देंगे। वीरा बोली, वो इसे मार सकते हैं लेकिन इसके बदले में मुराद को जिंदा नहीं कर सकते। ये खौफ उन्हें खामोश रखेगा। तुम इतने पुरयकीन हो तो तुमने तसादुम का सवाल ही क्यों उठाया था? वीरा ने चिढ़कर पूछा। उस वक्त वो एक अहम तरीन सवाल बल्कि जीता जागता खतरा था। बाहिमी मुशावरत ने यह साबित किया है कि मैं गैर हकीकी खतूत पर सोच रहा था। जमीनी हकायक इसके बरक्स है। सायों से लड़ना तुम्हारा शौक है, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि इन फजूलियात में सिर खपाते रहूं। हम सब यूं मुतमईन नजर आ रहे हैं जैसे सुल्तान शाह को घर पर सोता हुआ छोड़कर आए हो। गजाला ने उसकी बात काट कर कहा, पता नहीं वो कैसी अजियत से गुजर रहा होगा। हमने ये सफर उसी के लिए इख्तियार किया है। अव्वल खान ने नरमी से उसे दिलासा दिया। सड़क खराब है, ज्यादा तेज रफ्तारी की जोहर दिखाए तो जीप उलट भी सकती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा फिक्र मुझको है। वीरा खुद कलामी के अंदाज में बोली, काश मैंने हैदराबाद रवाना होने से पहले उसे कुछ दुआएं दी होती। मुझे क्या मालूम था कि मजाक में कहे हुए अल्फाज बद्दुआ बनकर बाकी उसे मुसीबत में फंसा देंगे। मैंने उसके साथ बदशगुनी की थी और अब मैं इस पर शर्मिंदा हूं। इसके पीछे ये सब कह रही हो वो आ जाएगा तो फिर उससे लड़ने मरने पर तैयार हो जाओगी। ये मेरा नहीं उसके मिजाज का कसूर है। वो खुद मुझे छेड़छाड़ पर उकसाता रहता है। वीरा की आवाज बोझल हो गई। पूरी तौर पर हम में से कोई कुछ नहीं कह सका। मुझे अपने हल्के में एक गोला सा फंसता हुआ महसूस हो रहा था। बाकी रास्ता वजूद को चाट जाने वाली गंभीर खामोशी में तय हो गया और फिर मीरपुर खास की मुजाफाती रोशनियां नजर आनी शुरू हो गई। अव्वल खान ने इशारा देकर जीप सड़क से नीचे उतार दी और इंजन बंद कर दिया। सफर के तसलसल से सब भी इस बुरी तरह उकताए हुए थे कि इंजन बंद होते ही जीप और ट्रक से उतर पड़े। हामिद ने बताया कि सफर के दौरान आगाज के चंद मिनट बाद ही मुराद ज़रीफ दोबारा बेहोश हो गया था। इस पर अजीब सी गनूदगी तारी थी। वक्फे वक्फे से कराह कर आंखें खोलता था और कुछ बुड़बुड़ाने के बाद दोबारा गाफिर हो जाता था। अव्वल खान के इमाम पर हामिद उसे एक मरतबा फिर होश में लाने की कोशिश में मसरूफ हो गया। हम दोनों बख्शिल और उसके एक साथी को नए काम की जुजियात से आगाह करने लगे। मुराद खासी देर के बाद होश में आकर इस काबिल हो सका कि उसे कोई बाकायदा बाज पुरस की जा सके। इस दौरान में हम बख्शिल और उसके साथ जाने वाले को यह बता चुके थे कि इन्हें मीरपुर खास में दाखिल होकर क्या काम सर अंजाम देना है। हामिद का पैगाम मिलते ही मैं अव्वल खान के साथ ट्रक में पहुंच गया। बेहोशी की वजह से मुराद को अंदाजा नहीं हो सका था कि हमने कितना सफर और कितना वक्त गुजार दिया और इस वक्त कहाँ थे। वह हामिद से भी इस बारे में इस्तफसार करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे इन सवालों के जवाबात नहीं दिए। मेरा ख्याल था कि इस बारे में उसकी बेखबरी हमारे मकासद के लिए सूदमंद साबित हो सकती थी। इंजनों को ठंडा करने के लिए हमने दरमियान में पड़ाव किया है। मैंने उसकी तशवीह के लिए मुबहम सा जवाब दिया। यह बताओ कि शहर में दाखिल होने के बाद हमें कहाँ जाना होगा? शहरा का दफ्तर कहाँ है? मौलादाद
हसन और कृष्ण कुमार से कहाँ राब्ता होगा। ट्रक के पिछले हिस्से में फैली हुई धीमी रोशनी में मुराद के मजरू और मुतवर्रम चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आए। फिर उसने कमजोर आवाज में कहा, सहरा का दफ्तर शाही बाजार में, वो सिर्फ एक दफ्तर है, इस वक्त वहां कोई नहीं मिलेगा। वक्त ज़ाया मत करो, हमें दूसरे सवालों के जवाब चाहिए। इसे खामोश पाकर मैंने तुर्शी से कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि कृष्ण कुमार कैदी को लेकर मीरपुर से कहीं निकल गया था। हो सकता है कि मेरे आदमियों ने उसे तलाश कर लिया। इसके बारे में मीरपुर खास पहुंचकर ही कुछ पता चल सकेगा। हम वही जानना चाह रहे हैं कि इसके बारे में कहां से पता चलेगा। मेरी टेलीफोन डायरी गोपाल के घर रहेगी, मुझे मौलादाद ही से राब्ता करना पड़ेगा। वो गोलमोल जवाब देकर हमें उलझा रहा था। मुझे इस पर सख्त ताव आने लगा, मगर मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए तहम्मुल से बात पर उसका सिलसिला जारी रखा। अगर वो इस वक्त भड़क कर ताउन से इनकार कर देता तो हमारा काम तूल पकड़ सकता था। हम इसे यह अंदाजा लगाने का मौका नहीं देना चाह रहे थे कि हम इसे अलग थलग रखकर बाला ही बाला कोई कदम उठाने का इरादा रखते हैं। वो ट्रक में ऐसी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था कि शहर के रास्तों के बारे में हमें कोई मदद नहीं दे सकता था। हम जीप में रहनुमाई कर रहे थे। यह बात आसानी से उसकी समझ में आ गई कि हम उसे मौलादाद को फोन करने का मौका फराम किए बगैर बराह रास्त उस ठिकाने पर पहुंचना चाहते हैं जहां बैठकर मुराद अपने राब्तों को पुरकार ला सके। हसन उसका खास आदमी था और मीरपुर खास में मुराद के बेशतर काम वही अंजाम देता था। मुराद ने शहर के रास्तों के हवाले से इस मकान का पता बताना शुरू कर दिया जो वहां सहरा की सरगर्मियों का असल मरकज था। हसन दिन रात उसी मकान में रहता था।